आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एम के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लूसेंट बुक से साइंस के में फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो कि किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कोई भी आप कंपटीशन देंगे तो इसमें से ज़रूर ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए दूरी की। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, एम्पियर मात्रक है किसका, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी विद्युत धारा का। आगे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है। आगे, पारसेक इकाई है किसकी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए दूरी की। पारसेक जो है वो दूरी की इकाई होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, ल्यूमेन किसका मात्रक है। जो ल्यूमेन होता है वो किसका मात्रक होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो ल्यूमेन होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या होता है, क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पास्कल। पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, कैंडिला मात्रक है किसका। जो कैंडिला होता है वो किसका मात्रक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, कितना, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 2। आगे, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए बल एवं दाब। बल एवं दाब जो है वो विमीय सूत्र नहीं होते हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, अदिश राशि है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश राशि है कौन सी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वेग, यानी कि ए। वेग जो होता है वो सदिश राशि होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। आगे, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी द्रव्यमान। जो भौतिक राशि मिलती है वो है द्रव्यमान, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी समान त्वरण होता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा क्या, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी भी स्थित या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, यानी कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होती जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो ये किसका नियम है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो यदि कह रहा है क्वेश्चन कि यदि घोड़ा जो है वो चलते चलते अचानक रुक जाए तो क्या अश्वारोही मतलब जो उस पर सवार है वो उसके गिरने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, विश्राम जड़त्व। तो सी यानी कि विश्राम जड़त्व जो है उसके गिरने का आशंका का कारण है। आगे, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ के पीछे खींचकर पकड़ता है? तो जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि खिलाड़ी जो होते हैं वो तेज़ी से आते हुए बॉल को अपनी ओर हाथ से पीछे पकड़ के खींचते हैं, क्यों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बल का गुणनफल है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण जो है वो बल का गुणनफल होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, शरीर का वजन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो हमारे शरीर का वजन होता है वो ध्रुवों पर अधिक होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर किसी मनुष्य का वेट जो है वो पृथ्वी पे 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा डी, 100 न्यूटन, यानी कि कम रहेगा 100 न्यूटन। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 3 किग्रा, यानी कि 3 किग्रा। आगे, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची उछाल लगा सकता है, क्योंकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, तो इसलिए एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर उछाल अधिक लगा सकता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, 1 किलोग्राम राशि का वजन है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 9.8 न्यूटन। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, टार्क। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, जल के आयतन में क्या परिवर्तित होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। अगर तापमान को 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री पे किया जाता है तो आयतन पहले घट जाएगा उसके बाद बढ़ जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाए तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा। सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बर्फ़ पिघलने पे पानी उतनी ही रहेगी। आगे, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो फ्रेंड्स इसका मुख्य कारण है ए, पानी जमने पर फैलता है। बर्फ़ आप कभी पानी जमाते होंगे तो देखते होंगे कि वो बर्फ़ बनने पे फैल जाता है, इसलिए बोतल टूट जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर।
आगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो इस वजह से बर्फ़ पे चलना कठिन होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर एक नदी से चलता हुआ जहाज़ यदि समुद्र में आता है तब जहाज़ जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, क्यों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे का कम, यानी कि लोहा जो है उसका घनत्व पानी से अधिक है लेकिन पारे से उसका घनत्व कम होता है, इसलिए वह पानी में डूब जाती है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने उस पे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। आगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 1/10, यानी कि 1/10 भाग समुद्र सतह से ऊपर रहता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। आपने देखा होगा कि बर्फ़ के 2 टुकड़ों को लीजिए और कस के आपस में दबाई तो वो चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो है वो कम हो जाता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ए, वायु दाब में कमी के कारण। जो वायु दाब में कमी आ जाती है इसके कारण पेन से स्याही निकलने लगती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई यानी कि पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है, क्यों? उसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। जो वायुमंडल का दाब है वो कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसलिए 100 डिग्री से नीचे पे तापमान उबलने लगता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के जो बुलबुले होते हैं, झाग होते हैं, उनका अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है, ये इस बात का संकेत है कि, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, तूफ़ानी होगा। अगर वायु मापी जो रीडिंग है वो अचानक से उसका दाब नीचे गिर जाता है तो उससे समझ लिया जाता है कि तूफ़ान आने वाला है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, तूफ़ान। आगे, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि
फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, वायु दाब घट जाता है। आपने देखा होगा कि गैस भरे गुब्बारे को अगर ऊपर उड़ाइए तो वो उड़ता है और उड़ते उड़ते ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब उसका घट जाता है, इसलिए वो फट जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा निरंतर होता रहता है, ऊर्जा का सृजन, वो नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, स्थितिज ऊर्जा। चाबी में जो घड़ी भरी जाती है उसमें कौन सी ऊर्जा भरी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, स्थितिज ऊर्जा। आगे, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, क्यों? कह रहा है कि अगर हम किसी गद्दे वाले, मतलब मोटे गद्दे वाले सीट पे बैठते हैं या बेड पे लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, वह किस कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। आगे, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, चौगुनी हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी हो जाएगी। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का संरक्षण का नियम यह बतलाता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कि मतलब उसका आधार जो है गुरुत्व केंद्र बना रहे ताकि वो गिर ना सके, इसलिए आपने देखा होगा कि साइकिल चलाने वाला मोड़ पे हल्का सा आगे की ओर झुक जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम निकालने में बल लगाया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी की सतह पर लाते हैं तो इसका भार बदल जाएगा, वेट में अंतर आएगा, परंतु इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? मतलब लिफ्ट चल रही है और आपको अपना, उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है तो उसे कब पता चलेगा कि उसका भार अधिक हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तब इंसान को महसूस होता है कि उसका भार अधिक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। मतलब एक लिफ्ट अगर चल रही है तो किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम महसूस होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, त्वरण के साथ नीचे। जब लिफ्ट नीचे आती है तो इंसान को वास्तविक भार से कम भार महसूस होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, 1/6।
यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। आगे, लोलक की कलाविधि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? जो लोलक घड़ी होती है वो गर्मी के दिन में क्यों सुस्त हो जाती है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तक काल, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी 2% बढ़ जाएगा। अगर लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तन काल 2% बढ़ेगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए पुवासो अनुपात, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, क्यों? जो बारिश होती है आपने देखा होगा कि उसकी बूंदें जो हैं वो गोल गोल होती हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए सतही तनाव के कारण, यानी कि सतह के तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार की होती हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है। तेल दीप की बत्ती जो होती है में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी केशिका क्रिया। केशिका क्रिया के कारण तेल जो है वो ऊपर उठता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्यानता की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए पॉइज। श्यानता की इकाई जो होती है वह है पॉइज, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, उत्प्लावकता के से संबंधित वैज्ञानिक हैं कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो हैं उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। आगे, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे कहाँ से? मतलब जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे वो कहाँ के थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी जर्मनी। वो जर्मनी के रहने वाले थे, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है क्या? ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए 20 हर्ट्ज से कम। जो अश्रव्य तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो फ्रेंड्स, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, ध्वनि तरंगे हैं कैसी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए लंबवत। आपने कभी सुना होगा कि कभी कोई ज़ोर से चिल्लाता है तो दूर तक आवाज़ जाती है, तो वो उसके लंबवत के कारण होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे की जो तरंगे होती हैं वो लंबवत होती हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी 332 मीटर प्रति सेकंड। बी इज़ द राइट आंसर। आगे, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कहाँ पे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की जो चाल होती है वो बहुत अधिक सुनाई देती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए 330 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, यानी कि किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल बहुत तेज़ तेज़ सुनाई देता है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। आगे, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, केवल ध्वनि गुणता, केवल ध्वनि के आधार पर पहचाना जा सकता है कि ये सितार बज रहा है या बांसुरी बज रही है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो व्यक्ति जो होते हैं आपस में एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ध्वनि की तीव्रता के लिए, यानी ध्वनि की तीव्रता जांचने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, परावर्तन। परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, नौ संचालकों द्वारा, यानी कि नाविकों द्वारा। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, डॉपलर प्रभाव। किसी भी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में ऊपर और नीचे होने वाली प्रक्रिया को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से देखिएगा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है। जब कोई रेलगाड़ी पास आती है, आपने देखा होगा कि उसके हॉर्न की सीटी जो होती है वो या उसकी तीक्ष्णता मतलब आवाज़ बढ़ जाती है। ऐसा किस परिघटना, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है कितना? जो केल्विन मान से होता है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, 310। आगे, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? मतलब कितना तापमान होने पर जो पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे एक ही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है -40 डिग्री। -40 डिग्री पर दोनों एक ही बताएगा। तो ये इज़ द राइट आंसर। आगे, न्यूनतम संभवत ताप है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, -263 डिग्री सेल्सियस। आगे, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो किसी भी सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान नॉर्मल यही होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 37 डिग्री सेल्सियस। जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसके शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? आपने भी महसूस किया होगा कि कभी ठंड के दिनों में लोहे को छूते हैं तो वो ज़्यादा ठंडा लगता है बजाय लकड़ी की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा जो होता है वो लकड़ी से अच्छा ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए वो छूने में अधिक ठंडा लगता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, संवहन। ऊष्मा का संप्रेषण जो है वो संवहन कहलाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, पारा। पारा जो है ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? जो जाड़े का मौसम होता है उसमें हमें कपड़े गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर है डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? आपने देखा होगा कि गर्मी के दिन में लोग सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करती है। जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ताप को कम अवशोषित करती है, इसलिए सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। आगे, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है कहाँ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? आपने देखा होगा कि जब जाड़े के दिनों में तेज़ तेज़ हवा चलती है तो उस रात में ओस की बूंदें नहीं दिखाई देती हैं, क्यों? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है ए, वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। वाष्पीकरण की दर वो जल्दी जल्दी तेज़ हो जाएगी, इसीलिए ओस की बूंदें नहीं बनती हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? आपने भी महसूस किया होगा कि कभी देखे होंगे कि ज़्यादा उमस होने से यानी आर्द्रता होने से आपको परेशानी सी महसूस होती है। इसका मुख्य कारण है सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, वाष्पीकरण। उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि आपने भी कभी महसूस किया होगा कि अगर जब उबलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से अगर हाथ जल जाए तो उसमें जलन ज़्यादा होती है, क्यों? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप जो होता है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से उसकी जलन अधिक महसूस होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से देखिएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, तरंग एवं कण दोनों के समान, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, वैसी ही रहेगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, प्रकाश की गति है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, सूर्य ग्रहण होता है कब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, पूर्णमासी के दिन। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी के दिन ही घटित होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी। आगे, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है कैसे? आपने भी देखा होगा कि जब एक सीडी को आप लेते हैं, सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो वो इंद्रधनुष के रंग की दिखाई देती है। क्यों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, इसके आधार पर वो इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण किसी पानी से भरे बर्तन में आप भी छड़ी डाल के देखेंगे तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि वह अपवर्तन के कारण ऐसा दिखता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण यदि 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 60 डिग्री। उसका परावर्तन कोण है वो 60 डिग्री का होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो मध्य का अपवर्तनीय सूचक क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से देखिए। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 2.0। तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, 2 थीटा। आगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, हीरे से कांच में। जब हीरे से कांच में प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मृग तृष्णा उदाहरण है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है किस पर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जो एंडोस्कोपी किया जाता है वो पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, इंद्रधनुष के कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, परावर्तन एवं अपवर्तन। इंद्रधनुष जो है बनता है वो परावर्तन और अपवर्तन के कारण ही बनता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? हम लोग सभी देखते हैं कि आकाश में देखते तो नीले रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, प्रकीर्णन के कारण।
प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, धूलकण। धूलकण के कारण जो है वायुमंडल में प्रकाश विसरण किया हुआ दिखता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? सभी हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई खतरा होता है तो लाल रंग की ही बत्ती या टॉर्च कुछ ऐसा दिखाया जाता है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? समुद्र का पानी अक्सर नीला देखने में नीले रंग का दिखाई देता है, क्यों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। हम सभी जानते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है तो वो लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य का रंग, ढलते हुए सूर्य का रंग लाल दिखता है। आगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन में जो झाग बनते हैं पतले, वो चमकदार और शाइनिंग करते हुए दिखते हैं, वो किस घटना के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बहुलिक परावर्तन और व्यक्तीकरण। बहुलिक परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण वो चमकता हुआ, शाइनिंग करता हुआ दिखता है। तो इसका राइट आंसर है ए। आगे, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यानी कि मोटर कार जब चलाते हैं लोग तो उसमें जो शीशा लगा रहता है पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सा लगा रहता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, उत्तल दर्पण। उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा शेविंग करते समय जो शीशा लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, अवतल दर्पण। उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? फ्रेंड्स हम लोग का जो आँख है, हम लोग जो देखते हैं तो हमारी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, वास्तविक एवं उल्टा। मतलब सही और एकदम वास्तविक चीज़ दिखता है और उल्टा दिखता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। मतलब 1.5 मीटर ऊंचे व्यक्ति को अपना पूरा रूप देखने के लिए कौन से दर्पण की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 0.75 मीटर। 0.75 मीटर दर्पण की, न्यूनतम दर्पण की आवश्यकता होगी। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? जब कोई वस्तु को समतल दर्पण के बीच में रखी जाएगी तो उसकी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा अनंत। उसके जो प्रतिबिंब होंगे वो अनंत बनेंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, अवतल लेंस। अवतल लेंस की तरह पानी में हवा का बुलबुला काम करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, धूप के चश्मे की क्षमता होती है कितनी? तो दोस्तों जो हम लोग धूप में काला चश्मा लगाते हैं उसकी क्षमता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर क्षमता होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 50 सेंटीमीटर। अगर 2+ हो तो उसकी फोकस की दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। सी इज़ द
राइट आंसर। आगे, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, परावर्तित करता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, मतलब लाल कांच के टुकड़े को अधिक ताप पर गर्म करिए तो वह किस रंग का दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, हरा, वह हरे रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के क्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, विभवांतर को। उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, चांदी। चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अति चालक का लक्षण है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अति चालक का लक्षण है क्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अधातु वस्तु की कुचालक होती है क्योंकि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए अधातुएं जो हैं वस्तु की कुचालक होती हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्यों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसलिए तांबा जो है विद्युत चालन के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, समान विभव पर। समान विभव पर होने पर उनके बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को द्विष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, रेक्टिफायर द्वारा। रेक्टिफायर द्वारा प्रतिवर्ती धारा को द्विष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, यदि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट जो है वो भूमि के अंदर चली जाएगी, इसलिए एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विभवांतर का मात्रक होता है क्या। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, वोल्ट। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, अनंत। उसका प्रतिरोध जो है वह अनंत होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, ओम। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि घर में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं,
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, समानांतर क्रम में। आपने भी देखा होगा सभी के घर में बर्फ़ और पंखे लगे रहते हैं, तो वो कैसे लगे रहते हैं, तो समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, ओम का। यह ओम का नियम बतलाता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उससे बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, ओम मीटर। ओम मीटर जो है वह विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, 2 ओम। उसका संपूर्ण प्रतिरोध जो होगा वो होगा 2 ओम। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, अमोनियम क्लोराइड। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल उसका विद्युत अपघटय है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, एलिजांड्रो वोल्टा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सूक्ष्म सेल है क्या? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, प्राथमिक सेल। सूक्ष्म सेल जो होती है वो प्राथमिक सेल होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए गए? किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, फैराडे। फैराडे द्वारा वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को फैराडे ने ही प्रतिपादित किया था। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए क्या? पहला, मोटर तार। दूसरा, पतला तार। तीसरा, निम्न गलनांक मिश्र धातु। चौथा, उच्च गलनांक मिश्र धातु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 2 और 3, यानी कि पतला तार और तीसरा जो है निम्न गलनांक मिश्र धातु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। आगे, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ से बनी होती है? आप सब लोग ने देखा होगा कि जो फ्यूज की तार बनाई जाती है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, टंगस्टन। वो टंगस्टन का बना होता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, नाइक्रेम का बना होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 1 यूनिट। उसका मान जो होगा वो 1 यूनिट होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो सी इज़ द
करेक्ट आंसर। ये बार बार अधिकतर पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसका तड़ित चालक का जो आविष्कारक हैं वो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, तांबा। तांबा जो है वह विद्युत अचुंबकीय होता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, विस्मत। विस्मत, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? मतलब सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, ओरेस्टेड द्वारा। ओरेस्टेड द्वारा सर्वप्रथम पता किया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने के लिए में उपयोग किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से देखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, जनित्र। जनित्र को बनाने में प्रयोग किया गया है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, फैराडे के नियम। विद्युत मोटर जो है वो फैराडे के नियम के आधार पर काम करती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, एसी वोल्टा को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टा को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, वो ट्रांसफार्मर होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा के संरक्षण के लिए लेंज का नियम आवश्यक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अक्सर पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, परमाणु क्रमांक कहते हैं किसको? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक कहा जाता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 4। उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नाभिक का आकार है क्या, कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, 10⁻⁻10 मीटर, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, एंडरसन ने। एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 1। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, थॉमसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वहन करता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 1 यूनिट ऋणावेश। 1 यूनिट ऋणावेश इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, समस्थानिक।
ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु उनका द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होता है, तो ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए तत्व में। नेक्स्ट, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी नाभिकीय विखंडन। उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब कोई भारी नाभिक कई नाभिक को हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, उसका राइट आंसर है बी नाभिकीय संलयन। उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। आगे, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी, यानी कि अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये सभी रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी गामा किरणें। ये गामा किरणें को उत्सर्जित करता है, इसलिए ये चिकित्सा में प्रयोग होता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रियड रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए थोरियम। थोरियम जो है ब्रियड रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम क्यूरी की इकाई है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए मंदक। उसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा जो का संबंध सापेक्षता का समान सिद्धांत का निष्कर्ष है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। आगे, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। जो जहाज़ और वायुयान होते हैं उनको अगर वो खो जाए तो उनको ढूंढने के लिए और उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए होलोग्राफी। होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने सबसे पहले यह बताया कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है। आगे, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है क्या? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा तारों व ऊर्जा को सूर्य को ऊर्जा मिलती है। तो ये इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंटरफेरोमीटर। तारों व आकाशगंगा का व्यास नापने के लिए इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं हैं वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, बुध व शुक्र। नेक्स्ट, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, शनि। आगे, निम्न में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, शुक्र। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? यानी कि वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बुध। वह बुध है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, शनि। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सूर्य की सतह का ताप होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, 6000 केल्विन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो 6000 केल्विन। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नेपच्यून की खोज की किसने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, गैले ने। आगे, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है कौन? सूर्य के जो सबसे पास ग्रह है वो कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बुध। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बुध। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, बृहस्पति। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, सूर्य। नेक्स्ट, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, क्षुद्र ग्रह, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, 76 वर्षों में, यानी कि 76 वर्षों में। आगे, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? सबसे पहले मनुष्य चांद पर कब कदम रखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 1969 ईस्वी में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, काला। अंतरिक्ष आकाश जब देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसे रंग काला दिखाई देता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आगे, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 365.3
365 दिन, मतलब 365.25 दिन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर में प्लूटो को कौन सा नाम दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है A134340, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आकाशीय पिंड जेना 2003 UB313 नया नाम क्या दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी इरिस, उसे नया नाम इरिस दिया गया। आगे, जेना 2003 UB313 का पता किसने एवं कब लगाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए माइकल ब्राउन ने 2005 में लगाया था। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए एस्ट्रोफिजिक्स, उसे एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रडार के आविष्कारक थे कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी टेलर एवं यंग, रडार के आविष्कारक थे। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी न्यूटन, उसके आविष्कारक न्यूटन हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी J.S. बेयर्ड ने टेलीविज़न यानी कि टीवी का आविष्कार किया था। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, राइट्स ब्रदर ने किसका आविष्कार किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी विमान का आविष्कार राइट्स ब्रदर्स ने किया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी रॉन्टजन ने, एक्सरे का आविष्कार जो है वो रॉन्टजन ने किया था। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी रॉबर्ट्स ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए वर्नस वॉन ब्रॉन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से देखिएगा, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ए वॉन्स वॉन ब्रॉन, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम का विकास किया था। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी था उसका आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी लिक्वेन हॉक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, स्कूटर के आविष्कारक हैं कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए ब्रॉड शॉ जो है स्कूटर के आविष्कारक हैं। आगे, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी
अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग किसी भी हाइट को, ऊंचाई को नापने के लिए किया जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मतलब कितनी तीव्र है उसे जिससे नापा जाता है, उस उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, एक्टियोमीटर। उसे एक्टियोमीटर कहा जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सोनार। उसे सोनार कहा जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, तापमान को स्थिर रखना। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, रेडिएटर का कार्य है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, इंजन को ठंडा रखना। इंजन को ठंडा रखना रेडिएटर का कार्य है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, डिक्टाफोन। उसे डिक्टाफोन कहा जाता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं कौन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज की थी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो